you will have thing like there are questions regarding science tech as well as general science in the paper. उस क्वेश्चन से घबराने नहीं है, because the question is to cover the NCERTs. Clear? And before your prelims, once you are supposed to read NCERT 6 to 10, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने हैं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेना है. Is clear? Now, see the first question. See, your analysis will be on the line. सबसे पहले एनालिसिस ये करनी है, एक जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट कंप्लीट हुआ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट मेक योर ओन एनालिसिस, टेक अ पेपर, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कौन सा पार्ट है, क्लियर. एक लिस्टिंग करनी है टॉपिक वाइज, विद दैट लिस्टिंग बोथ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फॉर सच क्वेश्चंस. फॉर लिस्टिंग इट विल बी क्लियर टू यू, वो एक वर्ड हमने बताया है कॉमन, वो कॉमन एरिया को हमेशा माइंड में रखने हैं. जैसे आई हैव सेड रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी, इज क्लियर. मेनली क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द बेसिक और न्यूक्लियर रिएक्टर, क्लियर. सो इसमें रीड द फर्स्ट वन. Plutonium 239 is a fissile isotope, which means that it can undergo fission by both slow as well fast neutron. Thorium based reactors, uranium को बनाने में TH232 is a necessary driver material. FBR use Pu239 as fuel because it can convert uranium into Pu239. They produce more fissile material. 3 correct है या incorrect? All 3 are correct. Clear? Recall the concept. क्या था? Natural uranium is having 3 isotopes, 234, 235, 238. 238 से क्या बना? Pu239. Pu239 को हमने कहाँ यूज किया? ब्रीडर रिएक्टर में. इस क्लियर? तो ये यहाँ का फ्यूल हुआ. इसके बाद थर्ड रिएक्टर थोरियम बेस्ड, उस रिएक्टर में यूरेनियम को हम कहां से बनाते हैं? थोरियम से. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो करेक्ट है. 239 इज अ फिसाइल आइसोटोप. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नेक्स्ट क्वेश्चन द सेम थिंग व्हाट आई सेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी बेस्ड. क्लियर? रीड द क्वेश्चन. यू आर नॉट हैविंग क्वेश्चन विथ यू. निकाल लेने उस क्वेश्चन को, टिक भी करने हैं कितने सही हुए. ओके और लास्ट में बताना है हमें मार्क्स. मार्क्स तो भी मिला नहीं है, मिल गया है. हाँ, खुद से चेक कर लियो कितने सही हुए हैं. बताना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज द आंसर फॉर द सेकंड? वो देख के नहीं बताने हैं, जो आंसर एग्जाम में टिक किए वो बताने हैं. एग्जाम में कौन सा टिक किए हो? स्किप कर दिया था. ओके सी इस क्वेश्चन, कम टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन देने का क्या मतलब है? सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट कमिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स, बट द मीनिंग इज यू नीड टू रीड एनसीईआरटी वंस, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया. क्लियर? इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू एसआई यूनिट. सी ये सब सही है. 1 2 ओनली 3 is the incorrect one. By using the exact numerical value of speed of light, definition of meter has been re-established, while the definition of second remains unchanged. See, जैसे SI units है, इस SI unit में जैसे distance, time, इन सब को like if I'll ask you 1 kg is equal to 1000 gram. Is clear? 1 meter is equal to 100 centimeter. ये सब हम कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि वो जो 1 kg है, कैसे हमने डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया हमने? हैव यू एवर थॉट? सर वो ऐसे करते हो परफेक्ट स्क्वायर बना करके. नहीं, सी जैसे वेट्स एंड मेजर के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ. क्लियर? इन दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इट इज एक्सेप्टेड
कि दिस मच इज दैट इक्विवेलेंट, और उसी के बेसिस पे एसआई इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज डिफाइंड। क्लियर? टाइम एंड अगेन क्या है कि एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, जैसे ये है, सी exact value of Planck constant and Avogadro constant, definition of kg has been detached from the standard platinum iridium cylinder। जैसे अभी हमने पूछा कि कैसे 1 kg is equal to 1000 ग्राम, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ सिलेंडर को यूज करके, और जो इस एक्सपेरिमेंट की मास आई उसे हमने इवेलुएट किया एंड वी डिफाइंड कि दिस विल बी द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर। इज क्लियर? तो ये इस तरह से करते हैं। सो इफ विल गो विथ द चैप्टर ऑफ बेसिक फिजिक्स यू विल फाइंड दिस वन। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे पुट अ टिक मार्क इंपॉर्टेंट वन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट की लिस्टिंग कर लेनी है। इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाले हैं, ठीक है। जिसे हम नहीं टिक कराएंगे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सेकंड क्वेश्चन देने का मतलब है कि एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है। कम टू थर्ड क्वेश्चन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है? सही है। किसका किसका ये गलत हुआ? ओके, अदर्स सही था ये, वेरी गुड। ओनली 1 पर्सन, व्हाट वाज द रॉन्ग मिस्टेक? अच्छा, करेक्ट था। नहीं, स्किप तो बिल्कुल। अच्छा, ये क्रायोजेनिक नॉट डिस्कस्ड। लिक्विड ऑक्सीजन इज फ्यूल की तरह, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होता है, ये ऑक्सीडाइज वेल की तरह यूज होता है। ये नाउ यू कैन अंडरस्टैंड करेक्ट को इनकरेक्ट। क्रायोजेनिक इंजन यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज प्रोपेलेंट। नहीं, ऑक्सीजन क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजर। प्रोपेलेंट किसे कहते हैं? फ्यूल को, ईंधन को। जैसे हिंदी में होगा ये प्रणोदक, और ज्यादा टफ है, ओके। इसे प्रोपेलेंट, प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं टेक्निकली, और इसे ईंधन नहीं कहते, यही कहते हैं, ठीक है। इसलिए एक बार हमने बताया है, साइंस टेक के क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में भी एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ने हैं, बिकॉज आई थिंक ये तो नहीं पता होगा प्रणोदक का मतलब, इतना तो अच्छी हिंदी नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये ध्यान रखने हैं, ओके। और सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, एक्सट्रीमली लो, ठीक है, और हाई थर्स्ट एंड एफिशिएंसी तो इसकी प्रॉपर्टी है, फिर टिक मार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सेल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें क्या ऑप्शन है? करेक्ट हुआ, वेरी गुड। इसमें रॉन्ग कौन सा है? सेकंड। क्यों रॉन्ग है? ऐसी कोटिंग इसमें नहीं करते हैं, क्लियर। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल बिकॉज इट एंश्योर्स दैट रिफ्लेक्टेड लाइट डज नॉट गेट लॉस्ट। ये इनकरेक्ट है, क्लियर। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन सोलर सेल व्हाट हैपेंस, जैसे इनकमिंग सोलर रेज आई, स्टेप नंबर 1, द क्वांटा एनर्जी पैकेट्स इट गेट एब्जॉर्ब्ड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पैकेट स्टोर्ड हुई उसमें पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब उस इलेक्ट्रॉन स्टोर होते चला गया, मतलब हीटिंग होती चली गई। हीट जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? रेडिएट करेगा। वही रेडिएट जो करता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इसलिए इनकरेक्ट है, ओके। सी अगेन क्वेश्चन नंबर 5, ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट फिर वही बात, एक बार एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस के लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसी ने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था, करेक्ट था या इनकरेक्ट? ओके। सी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, ये साइंस का बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड। इस कॉन्सेप्ट में ये है कि पूरी एनर्जी, दैट इज, इस फॉर्मूला से फिजिक्स हैव
made it clear entire energy in our universe. मतलब you can recall in the basic physics lecture while I was explaining observatory, I have explained कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स को समझने का क्या है, पार्टिकल को समझना, और पार्टिकल को समझने में फिजिक्स का अप्रोच क्या है, पार्टिकल को पहले पढ़ना. स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज वेव, और वही वेव वी आर यूटिलाइजिंग एज सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, पार्टिकल और वेव्स. इन दिस कॉन्सेप्ट लाइट की स्पीड का स्क्वायर अगर हम पूरे यूनिवर्स के मास के साथ कर देंगे, इट इज सेड एनर्जी मास इक्विवेलेंस. क्लियर. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. ये तो ठीक है, ठीक है. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू E is equal to mc square, the mass of nucleus is slightly less than. ये क्वेश्चन किसने किसने किया था ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, और बस ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था, ऐसे नहीं करने हैं. ठीक है, सही हो गया था. ओके, लेकिन ऐसे करने नहीं है. ठीक है, जैसे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ने हैं, देन यू विल कम टू नो कि इस तरह की कुछ बेसिक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ है नहीं. एंड टिल 10th ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड साइंसेस, इसलिए एक बार उस स्टडी को रिवाइज कर लेना है. ठीक है, इसमें केवल थर्ड रॉन्ग है, 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, नाउ सुपर कंडक्टिविटी, टिक मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और अब ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्वांटम टनलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद. सुपर कंडक्टर के बारे में हमने क्या बताया था, इसको मतलब उसमें फ्रीज करते हैं बहुत लो पॉइंट पे, इसकी वजह से रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. ओके, ये कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, कुछ मटेरियल की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इन ऑर्डर टू करंट टू फ्लो देयर विल बी रेजिस्टेंस होगा. बट कुछ मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो द रेजिस्टेंस ड्रॉप्स डाउन टू 0. ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर. तो सी इज अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बिकम 0 a critical temperature, below a critical temperature. Absolutely correct. Okay, Meissner effect. Meissner effect क्या है, Meissner effect. Okay, see, Meissner effect को समझते हैं. ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है. ड्यू टू नोबेल प्राइज. सी, जैसे सुपर कंडक्टर क्या है कि किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए. क्लियर, मतलब कोई भी करंट तब फ्लो करेगा जब देयर विल बी रेजिस्टेंस. अब करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल. अब रेजिस्टेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक वायर है, इस वायर में हमने करंट का फ्लो कराया, तो इलेक्ट्रिक वायर के और भी तो पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स रेसिस्ट करते हैं. ठीक है, इसी रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो होता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं. ठीक है, वोल्टेज, करंट को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, वोल्टेज. अब क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर है, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर. कॉपर वायर में ऐसा करके हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया. जस्ट थिंक, कुछ मटेरियल की हमने प्रॉपर्टीज देखी कि कुछ मटेरियल को हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो रखा तो रेजिस्टेंस बिकम 0. ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ मटेरियल में रेजिस्टेंस 0 के बाद भी करंट फ्लो हो रही है, और यही एक साइंटिस्ट जोसेफसन ने बताया था. 2 सुपर कंडक्टर को लिया, सुपर कंडक्टर 1, सुपर कंडक्टर 2, और एक इंसुलेटर रख दिया.
इंसुलेटर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, बट इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, इसे हम कहते हैं जोसेफ्सन इफेक्ट। इसी इफेक्ट को यूज करके क्वांटम टनलिंग को शो किया गया है, जिससे नोबेल प्राइज मिला है। इज क्लियर? एग्जैक्टली जोसेफ्सन एक्सपेरिमेंट को ही यूज करके क्वांटम इफेक्ट इज शोन ऑन अ मैक्रो स्केल। ठीक है। अब सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल के बारे में एक साइंटिस्ट मेसनर ने क्या बताया? मेसनर इफेक्ट। सी, जैसे ये एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है, एक सुपर कंडक्टर का प्लेट है, और सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब कि अगर हमने करंट पास कराया तो करंट पास करेगा, ठीक है, करंट पास करेगा। कब करेगा? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। इस मेस्टर साइंटिस्ट ने क्या दिखाया कि अगर हमने एक मैग्नेट यहां रख दिया, अंडरस्टैंड द थिंग, जैसे रेजिस्टेंस 0 हो गया बट करंट इज फ्लोइंग, हमने एक मैग्नेट रख दिया। करंट होने के कारण एक तरह की एनर्जी है, करंट, ये सुपर कंडक्टर है और ये मैग्नेट है। करंट होने के कारण मैग्नेट विल स्टार्ट लेविटेटिंग, मैग्नेट को करंट मिल रहा है और मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब मैग्नेट ना नीचे गिरेगा, ठीक है, और ना रुका रहेगा, मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट को करंट मिल रहा है। इससे क्या होगा? मैग्नेट में मूवमेंट आएगा। क्लियर? मैग्नेट में मूवमेंट आएगा। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब रेजिस्टेंस ड्रॉप डाउन टू 0 एंड स्टिल करंट इज फ्लोइंग। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मेसनर इफेक्ट। और इस प्रिंसिपल को कहा गया, ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट क्या कर रहा है? हिल रहा है, हवा में हिल रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड, ये हवा में मैग्नेट हिल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है? सुपर कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जहां मैग्नेट लेविटेट्स। ठीक है, इस बेसिस पे, मेसनर इफेक्ट के इसी कॉन्सेप्ट पे एक ट्रेन बना है, मैगलेव ट्रेन। हैव यू हर्ड ऑफ मैगलेव ट्रेन? ये ऐसी ट्रेन है जो हवा में चलती है। हाँ, क्लियर? एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, अब ये ट्रेन को चलाने में, ये ट्रेन पूरी तरह दिखती है हवा में चल रही है, लेकिन इस ट्रेन को चलाने में वाई इज नॉट मच कमर्शियलाइज्ड इवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज? क्योंकि इस ट्रेन को चलाने में ये पूरा एनवायरमेंट कैसा चाहिए? हाँ, सुपर कंडक्टर एट एक्सट्रीमली एट लो टेम्परेचर। इज क्लियर? सो यू कैन अंडरस्टैंड, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी से क्या निकल के आया? मैग्नेटिक लेविटेशन। सुपर कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी जोसेफ्सन इफेक्ट से नोबेल प्राइज मिला है। इसलिए सुपर कंडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन इन द कमिंग डेज। इज क्लियर? सो टेक मार्क दैट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें सही कौन सा आंसर है? सी। हाँ, ठीक है, इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन 7, जीएम वेव। जीएम वेव कुछ याद आ रहा है? जीएम वेव कहां डिस्कशन हुआ था? नहीं, क्लास में कहां डिस्कशन हुआ था जीएम वेव? स्पेस टेक्नोलॉजी, याद आ रहा है? 2026 में प्रीलिम्स किसे किसे देना है? और इंग्लिश मीडियम से कोई नहीं दे रहा इस बार? ओके, यू? नहीं, अब कब श्योर होंगे? ओके, श्योर है या नहीं, ये डिसाइड करने का क्या पैरामीटर है? नहीं, ये बिल्कुल ये पैरामीटर नहीं है। सिलेबस हो भी गया तो क्या पता अगले साल भी श्योर है या नहीं। अंडरस्टैंड द थिंग, श्योर होने का पैरामीटर सिलेबस नहीं है, श्योर होने का पैरामीटर है कमांड ऑन द सब्जेक्ट। इज क्लियर? और सब्जेक्ट कमांड का क्या मतलब है कि
when you completed your subject, when you take the PYQ, वो सॉल्व हो रही है. ये है सब्जेक्ट का कमांड. ठीक है, तो ये कमांड लाने हैं, देन ओनली हैव टू लॉन्च इन प्रीलिम्स. ओके, सी वी हैव डिस्कस्ड इन अ ग्रेट डिटेल इन स्पेस टेक्नोलॉजी ग्रेविटेशनल वेव्स. लीगो बताया था हमने, और लीगो को हमने प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिक कराया है. क्यों? क्योंकि यूएस के बाद इंडिया ने भी महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में लीगो सेंटर इनॉग्रेट किया है. क्लियर? तो सी फर्स्ट करेक्ट है या नहीं? एब्सोल्युटली करेक्ट है. डेफिनेशन भी है जीएम वेव्स का. डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल. व्हेन जीएम वेव्स पास थ्रू अर्थ they cause minute changes in spatial distance. Yes, all are correct. Clear? See, ऐसे questions जिसमें all correct हैं, जैसे GM वेव टिक मार्क, ये important question है, और ये informations question paper को रखने हैं, because ये informations भी directly पूछे जा सकते हैं. Is clear? Next one. Next भी physics का है. ठीक है? इसके लिए भी physics पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ने होंगे. कोई आइडिया है केपलर लॉ का? इसमें होता था कि इलेक्ट्रिकल पार्ट में वो दो फोकस है. हाँ, इज वेरी सिंपल. इसमें क्या है कि फैक्चुअल एक बार केपलर्स लॉज को पढ़ लेने हैं. केपलर ने ऑर्बिट से रिलेटेड फिजिक्स में लॉ दिया है. ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट इज पहला गलत है. कि दो फोकस. हाँ हाँ, सेकंड इज करेक्ट. नहीं, आई थिंक इज बी, ओनली 2 इसमें होगा. ठीक है, टिक मार्क बी. ओके, सी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सो यू हैव टिक मार्क ग्रेविटेशनल वेव एज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 9. ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का. ठीक है, तो एक बार उसे पढ़ लेने हैं केमिस्ट्री वाले चैप्टर को. इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, ठीक है. सी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन से डरना नहीं है कि हमें पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो हमें. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं सो दैट यू कैन रिवाइज वंस द एनसीईआरटी. ठीक है, ये भी वही है 10. ऑल आर करेक्ट. ठीक है, अगेन एनसीईआरटी. ठीक है, ये क्वेश्चन ये तो सही है. ये ऐसे क्वेश्चंस आई हैव सेड, जैसे पहले के पैटर्न में सच क्वेश्चन वर हैपेंस टू वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट पहले ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे. ठीक है, सो ऑल आर करेक्ट. नहीं, जनरल साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं आते. दैट्स व्हाट आई हैव सेड. व्हेन विल गो थ्रू विद द प्रीलिम्स पेपर ये क्लियर होगा. क्लियर? बट फिर भी ये क्यों दिया है हमने? इसलिए हमने बताया बिकॉज सिलेबस में है, बट दे हैव स्टॉप्ड आस्किंग. सो हु नोज, समटाइम्स इफ दे विल आस्क, बट ना आएगा ना वो पूछेंगे, बिकॉज इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, और नहीं पूछने का रीजन है बिकॉज जो जनरल साइंस है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह है, फैक्चुअल है. जैसे विटामिन, उसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज, यू कैन अंडरस्टैंड. वहां कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं बनता. दैट इज व्हाई यूपीएससी स्विच्ड टू आस्किंग बेटर टू आस्क बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन देन अ बायोलॉजी क्वेश्चन, बिकॉज वहां दोनों काम हो गया. अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कोई क्वेश्चन पूछना है यूपीएससी को, उस क्वेश्चन में यूपीएससी कैन आस्क द डेफिनेशन ऑफ डीएनए, हो गया बेसिक नॉलेज टेस्ट. ठीक है, डीएनए से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी भी टेस्ट हो गई और करंट भी टेस्ट हो गया. दैट इज व्हाई दे आर शिफ्टिंग मोर टू टेक्नोलॉजी क्वेश्चन. बट सिलेबस में है तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इज गिवन.
और इसीलिए सजेस्टेड कि एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेनी है, क्लियर, एग्जाम के पहले 6 to 10, बिकॉज 10 तक तो साइंस पढ़ा ही है। साइंस को छोड़ने की शुरुआत 10 के बाद होती है, ठीक है, कुछ 12 तक रखते हैं। अच्छा, और 10th में किसने किसने छोड़ी थी? अच्छा, 12th में, अच्छा, ग्रेजुएशन में, अच्छा, बीएससी कौन कौन है यहाँ? बीएससी, अच्छा, और अदर्स? बीएससी, बीए, मतलब 12th के बाद लगभग सबने साइंस छोड़ दी है, 10th के बाद ही। सी, यू कैन अंडरस्टैंड। तो 10 तक तो पढ़ा है, उसे एक बार रिवाइज कर लेने हैं, ओके। इसमें भी डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। सी, इसीलिए जनरल साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन में आई हैव गिवन द ऑप्शन डी, सो दैट ये पढ़ने से भी यू कैन हैव द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13। 13 वो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन डी है, कैटलिस्ट, ओके, गुड। 13 तो नैनो टेक्नोलॉजी तो अभी अभी पढ़ा है, तो 13 क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर 13 का? डी। अच्छा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। फर्स्ट तो सिंपल है, प्रोटीन का मतलब ही है चेन ऑफ एमिनो एसिड, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। ये हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है कि बेसिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इस बेसिक केमिस्ट्री में, लाइक आई हैव सेड, कि नील बोर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, नील बोर के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जैसे, हाँ, जैसे नील बोर के कॉन्सेप्ट में था कि अगर जैसे एटम है, तो एटम की जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह नहीं है, एनर्जी शेल्स में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां 2, यहां 4, यहां 2, ठीक है। अब क्या है, ये लोअर एनर्जी शेल्स है। अब इस लोअर एनर्जी सेल में का जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी हायर एनर्जी में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी कोशिश में इनर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं रहता, ठीक है। बाहरी को जाने का कोई स्कोप नहीं है, सो बाहरी इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज यूज्ड इन द प्रोसेसेस, क्लियर। इसी एनर्जी लेवल को हम डिनोट करते हैं sp12 हाइब्रिडाइजेशन से, क्लियर, सिंपल। तो बस ये याद रखने हैं कि जो इनर शेल्स है, एनर्जी सेल्स, उसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और अपने हायर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस में इनका कोई काम नहीं है, काम किसका है? बाहरी, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, थोड़ा केमिस्ट्री को कोरिलेट किया है, ठीक है, इसीलिए ताकि एनसीईआरटी पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन वाले क्वेश्चन का भी ऑल करेक्ट, ओके। 15, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसमें भी ऑल करेक्ट। 16, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। सी, ऐसे क्वेश्चंस केवल डायरेक्टली दिए गए हैं सो दैट यू कैन गो थ्रू विथ एनसीईआरटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। 17 भी वैसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 18 से आंसर्स इज गिवन टू यू और नॉट? आंसर्स मिल गए हैं, ओके। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को
आई एम लीविंग सो दैट यू कैन गो थ्रू विथ इट. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स ये बायोलॉजी के डिस्कशन में देखेंगे. ओके, डीएनए आरएनए भी. डीएनए आरएनए का बेसिक पता है? यस सर. तो उसमें दो होते हैं, लाइंस क्या बोलते हैं? हाँ, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड. ए टी के साथ और जी सी के साथ. क्लियर? ये भी विटामिन से एक बार पढ़ लेना है. ये सही था. ओके, सी दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है. टेक मार्क दिस क्वेश्चन. रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इम्यून सिस्टम. क्या है इसमें? ह्यूमन इम्यून सिस्टम. अभी अभी देखा था हम लोगों ने इम्यून सिस्टम. See, innate immunity provides rapid responses and includes physical barriers like skin and mucous membrane. ठीक है, ये ठीक है. इम्यूनिटी का क्या मतलब है? रेसिस्ट अगेंस्ट द फॉरेन. समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इज द फॉरेन. ठीक है. एडेप्टिव इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, इंक्लूड्स एंटीबॉडी mediated immunity and cell mediated. ठीक है, ये भी करेक्ट है. वैक्सीनेशन इज एन फॉर्म ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी wherein dead or weakened pathogens and. ठीक है, ये वैक्सीन की डेफिनेशन है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी याद है? याद है? वैक्सीन कितने टाइप्स के होते हैं? वेरी गुड. कौन कौन से? और नहीं याद है? कैसे चलेगा फिर? 2028 का लक्ष्य है. लेकिन अगर 2028 का भी लक्ष्य है तो याद तो अभी होने चाहिए. ठीक है. सी, वैक्सीन में हमने क्या बताया था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. कैसे? बहुत सिंपल हमने बताया था कि लिविंग या डेड और इनएक्टिवेटेड को वो बायोलॉजिकल फॉर्मूला बॉडी में सेंड करते हैं. क्यों सेंड करते हैं? एंटीबॉडीज बनाने के लिए. इज क्लियर? अगर लिविंग को सेंड किया तो लाइव एटेन्यूएटेड, डेड को किया तो इनएक्टिवेटेड, पार्ट को किया तो सब यूनिट, अगर बैक्टीरिया के टॉक्सिन को किया तो टॉक्सोइड, और मिक्स को किया तो कंजुगेट. यही 5 है. ठीक है, ऑल आर करेक्ट. See, with reference to hormones, protein-based hormones bind to receptors on the cell membrane and initiate their action via second messenger systems. Steroid hormone cross the cell membrane directly and bind to receptors. Adrenal hormone, see, ये बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है. ठीक है, बेसिक बायोलॉजी मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ओके, वंस टू रीड एनसीईआरटी, इसमें ऑल करेक्ट. सेम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन को आई लिविंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन. ओके, ये हमने दिया ही है इसलिए सो दैट ये भी एनसीईआरटी का. डार्विन थ्योरी, डीएनए रेप्लिकेशन. सी दिस क्वेश्चन, जिसकी बायोटेक्नोलॉजी हो गई है उसे ही आंसर करने हैं, और जिसकी नहीं हुई है वो क्या करेंगे? नहीं, गेस नहीं करेंगे. इस सब्जेक्ट में बिल्कुल गेस नहीं, क्योंकि 100% चांसेस है इनकरेक्ट होने का. ठीक है, याद है डीएनए रेप्लिकेशन? DNA replication is a semi-conservative process, meaning each new DNA molecule consists of one parental strand and one newly synthesized. बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने बताया प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं. क्लियर? इस लाइन में केवल मतलब ये है, ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड का और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड, यही है डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, बाकी टर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. ओके,
ऐसे लाइन इसीलिए दिए गए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये नहीं सोचना है कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमें कहीं मिला नहीं है, उसकी मीनिंग पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये भी सिंपल है, ठीक है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि एक डीएनए हमने किसी का लिया तो उसे हमने पेरेंट डीएनए कह दिया, और एक डीएनए हमने उसे मिलाया, यही है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स ऐड न्यूक्लियोटाइड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन दिस डायरेक्शन। फिर इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रैंड में ऐड करता है। क्लियर? यही है रेप्लिकेशन का मतलब। एक हमने डीएनए उठाया, दूसरा डीएनए उठाया, दोनों को जोड़ दिया। डीएनए जुड़ा कैसे? कोई भी काम कौन करता है? एंजाइम। क्लियर? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन on the lagging strand, DNA synthesis occur in short fragments which are later joined by ligase enzyme. ligase enzyme हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। ligase जैसे ये एंजाइम कट करता है, ligase पेस्ट करता है, ठीक है। तो कट हुआ, उसके बाद पेस्ट हुआ, दैट इज द रेप्लिकेशन। ऑल आर करेक्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी, एक पूरा चैप्टर ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी में। क्लियर? सी बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, ये क्वेश्चन रीड जस्ट विथ योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। रीड जनरल अंडरस्टैंडिंग। सी bacterial disease TB are treatable with antibiotic, whereas viral disease are treated as common cold and resistant to antibiotic. See, we have discussed, याद आ रहा है वैक्सीन में हमने एक डिस्कशन किया था AMR, याद है ये टर्म? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बताया था हमने कि माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया की हम स्टडी करते हैं और स्टडी के बेसिस पे हम मेडिसिन को बनाते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि द माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस है, डेवलप्स द रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसीलिए हम ड्रग्स को क्या कहते हैं? मेडिसिन को एंटीबायोटिक। बायोटिक का मतलब माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स को किल करे। लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गे है, इस पे तो ये सब काम कर रहा है, बट वायरस के केस में फेल टू वर्क। तो हमें वायरस के केस में अब एंटीबायोटिक या मेडिसिन काम नहीं करेगा, तो हमें क्या बनाना पड़ा वायरस के केस में? वैक्सीन, ठीक है। स्टेटमेंट 2, viruses are completely acellular, always depend on a host cell for reproduction while bacteria can reproduce independently. क्या है? सही है गलत? सी कॉमन, अगर यू हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी वायरस जो है उसे एक होस्ट चाहिए, इसीलिए कोरोना वायरस जब तक हमारे लंग सेल्स में नहीं पहुंचा तब तक वो डेंजरस नहीं है। क्लियर? इसलिए कोई भी वायरस need a host for reproduction. Vaccination is effective only for viral disease, not for bacterial disease. सही है गलत? Vaccination is a very comprehensive process that can be given for both, but vaccination का objective mainly ये है। Clear? यहां only word इसे incorrect कर रहा है, अगर only हटा दे तो statement correct है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिक प्रोसेस है, एनसीईआरटी एक बार देखने हैं। मेम्ब्रेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेलुलर स्ट्रक्चर का, एंजाइम भी वही है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसे टिक करने हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद आ रहा है? बायोटेक्नोलॉजी, क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? क्या था?
मानव जीनोम परियोजना, 2 पॉइंट उस परियोजना में थी। पहला, मानव जीनोम में लगभग 25 से 30 हजार जीन्स है, याद आ रहा है? और क्या था दूसरा पॉइंट? नहीं याद आ रहा है? हाँ, रिवाइज कर लेने हैं। लगभग 95% से अधिक डीएनए को उस प्रोजेक्ट ने क्या कहा था? जंक, रिपीटेटिव, नॉन कोडिंग और सेल्फिश डीएनए। इज क्लियर? सो सी, डिटरमाइन द न्यूक्लियोइड, ये तो ठीक है। ऑल जीन्स, ये भी ठीक है। ऑप्टेड इंफॉर्मेशन इन पब्लिक, ठीक है। इज क्लियर? कि हमने उस समय भी टिक कराया है ये प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। लीवर का रोल बायोलॉजी, ठीक है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन हमने इसीलिए दिया है बायोलॉजी का, सो दैट यू कैन गो थ्रू वंस। सी दिस क्रायोजेनिक इंजन, हाँ मतलब हमने सुपरविजन में ही बना है ये, ठीक है। और सी, जैसे एनसीईआरटी में क्या है कि 6 to 10, ठीक है, एक एक बुक है, ठीक है। इफ विल गो बाय 6 क्लास वाले में भी वो चैप्टर मिलेंगे, वही चैप्टर 9th में भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करने है कि 6 वाले को छोड़ देना है। एनसीईआरटी इस तरह लिखी गई है कि जितनी बेसिक क्लास है उतनी बेसिक बुक लिखी गई है। मींस इफ विल गो इन एनसीईआरटी 6 क्लास, एक छोटी से छोटी परिभाषा भी वहां मिल जाएगी, वहां फोर्स की भी परिभाषा मिलेगी, लेकिन 9th वाली एनसीईआरटी में फोर्स की परिभाषा नहीं होगी, ठीक है। इसलिए 6 से शुरू करके 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक किताब है। उसी किताब में बायोलॉजी के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स दिए गए, ठीक है। यू कैन रीड इट बाय डाउनलोडिंग ऑल्सो, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, फ्री टाइम में उसे पढ़ लेना है। ओके, सी दिस क्वेश्चन। नहीं, अब क्या है, जैसे कि अब सिलेबस में है तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रेंड नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट इज वेरी चैलेंजिंग कि यूपीएससी के सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ना, इसलिए एनसीईआरटी एक बार, और एनसीईआरटी पढ़ने को बहुत बड़ा काम नहीं समझना है, बिकॉज 10 तक तो साइंस पढ़ा है, उसी बुक को एक बार रिवाइज कर लेने हैं, 10 दिन 15 दिन का काम है, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में? बी आंसर तो है बी, लेकिन सेकंड वाला क्यों रॉन्ग है? यू बोथ, एंड स्पेस टेक्नोलॉजी तो हो चुका है, बताने हैं क्यों रॉन्ग है। नहीं नहीं, इंडिजीनस ही है। ठीक है, क्यों बनाया गया जीएसएलवी? नाम ही है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये बनाया ही गया है जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए, ठीक है, इस कारण से ये रॉन्ग है। किस पे? नहीं, बट ऑब्जेक्टिव क्या है? सी, प्राइमरली डिजाइन, एक एक वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है। प्राइमरली डिजाइन भेज कहीं भी सकते हैं, लेकिन जब इसकी डिजाइन हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव गिवन अप्रूवल, बिकॉज एक जीएसएलवी बनाने में 700 to 900 करोड़ इज इन्वेस्टेड एंड इज वेरी कॉस्ट इंटेंसिव टास्क फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सो इट इज डिफाइंड, जीएसएलवी से केवल हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जीएसओ में लॉन्च करेंगे, और पोलर ऑर्बिट के लिए क्या है इंडिया में लॉन्च व्हीकल? पीएसएलवी, ठीक है। सो इज इनकरेक्ट, ओके। सो करेक्ट, केवल 2 इनकरेक्ट है, 1 3 ठीक है।
ओके सी, ऐसे इंजन का नाम दे देते हैं, इसे डरने नहीं है, ठीक है, ये बस इंजन का नाम है C7.5। इम्पोर्टेंट। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में हम रुक रहे हैं। सी ये सही था मेरा। इनसेट, ठीक था, ठीक गुड, है। ओके। इनसेट, इनसेट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। कैसी सैटेलाइट सिस्टम है ये? इंडिया की कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज का ये सब पार्ट है। ओके, ऑल आर करेक्ट। इसमें अमेरिका ने एलबैट दिया है, इंडिया का एक्स्ट्रा है। इसमें नहीं, वो निसार में, सॉरी सर। निसार में, ठीक है, अलग अलग बैंड थे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये बीएसएस तो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस है, जैसे जो भी सैटेलाइट सर्विस है, डीटीएच, टेलीविजन, मोबाइल फोन चल रहा है, उसकी बात है ये, ठीक है। ये क्लियर होगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। इनसेट अभी बस एक लाइन में ये समझ लेना है कि इनसेट इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 1982 में शुरू हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एडवांसमेंट हुआ तो अब इसका नया रीनेम कर दिया है जीसैट, और हम ऑलमोस्ट 2001 ऑनवर्ड्स जीसैट ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पूरी सिस्टम का नाम है इनसेट और मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का नाम है जीसैट, ठीक है। आउटर स्पेस ट्रीटी याद है? स्पेस लॉ, अंतरिक्ष कानून, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये सही था सर, ऑल सही। रिमोट सेंसिंग याद है? सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली। क्या उद्देश्य है सुदूर संवेदन प्रणाली का? अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक वर्ड में हमने कहा था याद रखने, रिमोट सेंसिंग का क्या काम है? अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर, डिजास्टर, जीआईएस डेटा, अर्बन प्लानिंग, ये सब क्या है? रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस। क्लियर? दिस ऑल क्वेश्चन सीम्स टू वेरी सिंपल व्हेन विल बी कंप्लीटिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है, बट जिसका कंप्लीट हो गया उसे भी टफ लग रहा है, ठीक है। ये तो बहुत इज वेरी कंसर्न थिंग। गगन का डिस्कशन आज हुआ है करंट में। क्या है गगन? गगन क्या है आयुष? याद नहीं है? नौवन प्रणाली है, ठीक है। ऑल करेक्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन में इंडिया के प्रोग्राम के बारे में भी इट इज डिस्कस्ड। ये पूरी लाइन जस्ट विथ वन वर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी को डाइवर्सिफाई किया है, सेक्टर को ओपन किया है, उससे रिलेटेड है। ये तो अभी हाल में डिस्कशन हुआ है। क्या है? सी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, भी कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हुआ है। हार्डर इज स्ट्रॉन्गर, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाविक, बताना है नाविक। इंडियाज नाविक एंड ग्लोबल जीपीएस, कंसीडर द फॉलोइंग। क्या लग रहा है? बी और
आंसर क्या है इसके? इसीलिए बी है। 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सर वो 1500 हाँ, इंडिया प्लस 1500, गुड। 3 इनकरेक्ट क्यों है? ओनली आया सिविल सर्विस और सिविल एप्लीकेशंस के अलावा मिलिट्री के लिए भी use होगा। नहीं, सी यही, यू आर करेक्ट, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। सी रिकॉल हमने क्या बताया था नेविगेशन सिस्टम में? वर्ल्ड की जितनी भी नेविगेशन सिस्टम है, कोई कंट्री डिक्लेयर नहीं करती मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज स्पेस लॉ प्रोहिबिट्स एनीवन नॉट टू यूज नेविगेशन सिस्टम्स अदर देन पीसफुल, दैट इज फॉर मिलिट्री। यूएस भी नहीं क्लेम करता दैट वी यूज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन, क्लियर? इंडिया भी नहीं करता, बट इज जीपीएस प्रोवाइड्स बोथ मिलिट्री नहीं एंड सिविलियन, मिलिट्री बैंड्स नहीं है, क्लियर? सिविलियन ही एप्लीकेशंस है। बट रिकॉल व्हाट आई सेड, नेविगेशन सिस्टम टॉपिक ही हमने स्टार्ट किया था कि ये कॉन्सेप्ट आया 1980s में, याद है? नेव स्टार कॉन्सेप्ट आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यूएसए ने कुछ सिग्नल्स को फ्री कर दिया और कुछ सिग्नल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कंट्रोवर्सी हुई कि एक पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब है पूरी अर्थ में, पूरी ग्लोब में किसी भी रुकी हुई या चलती हुई वस्तु का टाइम और पोजीशन पता लगाना। कंट्रोवर्सी शुरू हुई, कोल्ड वॉर चल रहा था कि क्यों यूएसए स्पेस टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के लिए करेगा, बट यूएसए ने क्लैरिफाई किया कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स मेकिंग एडवांस्ड एविएशन सेक्टर, और नेविगेशन सिस्टम का सबसे सिग्निफिकेंस रोल एविएशन सेक्टर में आया। बाद में चल के ई कॉमर्स से नेविगेशन सिस्टम और बढ़ा, लेकिन जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो कंट्रोवर्सी आज तक है। दैट इज जीपीएस इज यूज्ड फॉर दिस, बट नाविक इज यूज्ड ओनली फॉर सिविलियन। ये करेक्ट है, गवर्नमेंट का क्लेम भी ये है, बट जीपीएस ऐसा नहीं कि दोनों यूज में है, बट all navigation system mainly used for peaceful, that is civilian, ठीक है? करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस लॉ हमें करना है पीसफुल के लिए। सो फैक्चुअली एंड अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन मेड बाय कंट्री स्पेसिफिक, नेविगेशन सिस्टम इज मेंट फॉर पीसफुल। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये है, इसलिए अभी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने डिक्लेयर ही किया है नेविगेशन सिस्टम को इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। गवर्नमेंट ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया, देन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट आईआरएनएसएस विल बी यूज्ड ओनली फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम कभी इसका मिलिट्री यूज नहीं करेंगे, लेकिन टाइम एंड अगेन इट इज रिपोर्टेड यूएसए इन द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, other countries are also using their navigation system. Now, first time Kargil war में navigation system, when USA rejected India to give the access of GPS, due to which serious casualties happened in Kargil war. उस समय यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया था इंडिया को जीपीएस सिग्नल्स के एक्सेस देने का, क्योंकि यूएसए ने बताया कि इसका ये काम नहीं है, ये तो सिविलियन एप्लीकेशन है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो इंडिया के नेविगेशन प्रोजेक्ट को सोशियो इकोनॉमिक रखा, ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी भी है जीपीएस पे, ग्लोनास पे, अलग अलग चाइना के नेविगेशन सिस्टम पे। अब कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है कि अदर कंट्रीज आर ऑल्सो यूजिंग या तो अपना या दूसरे का नेविगेशन सिस्टम इन केस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ऐसी रिपोर्टिंग इंडिया में भी आने लगी। सो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिक्लेयर्ड, 2013 में आईआरएनएसएस प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2013 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिक्लेयर्ड नाविक ओनली फॉर सिविलियन, बट ऑपरेशन सिंदूर में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिक्लेयर्ड कि हमने नाविक के सिग्नल्स को यूज किया, इसीलिए हमारे
स्ट्राइक्स में एक्यूरेसी आई, यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये क्या है, इंडिया है प्रेजेंटेड टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, बट वी आर कॉन्स्टेंट एज वर्ल्ड इज नॉट फॉलोइंग द स्पेस लॉज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, सो द पॉइंट इज क्लियर। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसी यूथ से, ऐसे अनाउंसमेंट से हमारी ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है। जैसे अगर कोई प्रीलिम्स का स्टेटमेंट आ जाए कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर नाउ नाविक इज अ सिग्नल नेविगेशन सिस्टम फॉर डिफेंस एप्लीकेशन, इनकरेक्ट है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है। वन डिसीजन वॉज टेकन टेम्पररली, इज क्लियर। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जीपीएस के केस में हर एक केस में ये सेम है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं। इंडियाज नाविक इज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इन स्पेस मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी दिस क्वेश्चन, टिक मार्क दिस क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन आए हुए भी हैं, आरटीजी का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है, याद है? न्यूक्लियर एनर्जी, I think all of have covered except few. RTG याद है क्या है RTG? रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, याद आ रहा है कुछ? कुछ नहीं याद आ रहा? RTG, नोट्स का रिवीजन करते रहना है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या बताया था हमने कि रेडियो आइसोटोप्स को यूज करके एक थर्मोकपल डिवाइस में स्पेस मिशंस को पावर करने के लिए पावर सिस्टम बनाया गया है। नासा ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। ठीक है, क्यों यूज किया गया था? वी हैव डिस्कस्ड कि इन स्पेस मिशन इज ए फॉर्म ऑफ स्टडी गोज फॉर अ लॉन्ग, बट लंबे टाइम स्टडी चलेगी कैसे? जब स्पेस मिशन चलेगा। बट स्पेस मिशन में हम यूज क्या करते हैं? बैटरी, और बैटरी की लाइफ होती है। ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड, हमारे बहुत सारे स्पेस मिशंस फेल होते गए हैं एक कारण से, कोल्डेस्ट एनवायरनमेंट के कारण। तो दो पॉइंट हमने किया था, एक तो बैटरी की लाइफ लिमिटेड है और दूसरा कोल्डेस्ट। इन दोनों पे वर्कआउट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पावर्ड पावर सोर्सेज डेवलप, जिसे हम कहते हैं आरपीएस, उसी का पार्ट है आरटीजी। ठीक है, वही क्वेश्चन है ये। सो दिस इज करेक्ट, ये तो ठीक है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी कन्वेंशन से ही आती है। ये करेक्ट है या नहीं? हाँ, नासा ने यूज किया है। इसरो, यू हैव रिटन इन योर नोट्स, इसरो हैव स्टार्टेड 3-phase आरटीजी फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस ऑफ इंडिया। अब तक इसरो ने आरटीजी को यूज नहीं किया है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कैसे करंट इंफॉर्मेशन को रॉन्ग बना के दे हैव प्रेजेंटेड, ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस डेब्रिस, सी वन, ये भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है स्पेस डेब्रिस का। नेत्रा प्रोजेक्ट याद है? क्या है स्पेस डेब्रिस आयुष? अंतरिक्ष कचरा क्या है?
ऐसी कोई भी नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, ठीक है, कोई भी नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स जो स्पेस में जिसने काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कर दिया का दो कारण होगा, या तो हमने यूज बंद कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल DD1 से DTH पर हम चले आए हैं, 2G से 5G 6G पर हम चले आए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो सैटेलाइट्स हमने 1980s 90s 2000 में लॉन्च की थी, अब हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट वो सैटेलाइट तो घूम रही होगी। तो हमारे लिए वो सैटेलाइट क्या बन गई है? नॉन फंक्शनल। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, बहुत सारे सैटेलाइट है जो काम करते करते, वर्क करते करते खराब हो गए, ठीक है, अब ये हमारे कोई काम का नहीं है लेकिन वो कहां घूम रहा है? ऑर्बिट में। ऐसे नॉन फंक्शनल नेचुरल और आर्टिफिशियल स्पेस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज स्पेस डेब्रिस, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में हम, और केस्लर ने बताया था, यू हैव रिटन इन रेगुलर क्लासेस, कि अगर डेब्रिस बढ़ता चला गया तो क्या होगा? कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, एक दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा और कोलिजन बढ़ता जाएगा, डेब्रिस बढ़ेगी। इसरो ने इसके लिए नित्रा प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये भी नोट्स में है, ठीक है। लास्ट वन इज इंटेंशन डिस्ट्रक्शन, इसकी करनी है, ठीक है। टिक मार्क दिस क्वेश्चन। तीसरा इसलिए गलत है बिकॉज इंटेंशनल नहीं है, इसके लिए प्रोग्राम चलानी है, क्योंकि अगर इंटेंशनल होना लगा तो डेब्रिस से और डेब्रिस बढ़ेगा। जैसे कि कोई सैटेलाइट है, ठीक है, उसके हमने टुकड़े कर दिए, ब्लास्ट कर दिया, तो टुकड़ा भी तो डेब्रिस है, और छोटा किया तो और ज्यादा डेब्रिस है, ठीक है। NEO-01 यही करेगा, ठीक है, लेकिन चाइना का वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमने पायलट प्रोजेक्ट ऐसा किया है, लेकिन इसके लिए नासा की कौन सी प्रोजेक्ट चल रही है? क्या बताया था हमने? स्टडी प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्जैक्टली नासा की तरह इसरो ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले एक लिस्ट बनाते हैं, सी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, पहचान करना और विश्लेषण करना। डेब्रिस है, फॉर एग्जांपल कंट्री इंडिया, कितने नॉन फंक्शनल सैटेलाइट है, कितने डेड सैटेलाइट्स हैं, क्या उनकी साइज है, ठीक है। पहले लिस्ट बनाना, नासा ने भी यही शुरू किया है, पहले लिस्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंडिया ने भी यही शुरू किया है। चाइना गॉन वन स्टेप अहेड, कि ठीक है लिस्ट बनाएंगे, स्टडी करेंगे, तब तक उड़ाने का भी सोचते हैं। दैट इज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय चाइना फॉर NEO-01, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये मैच करने हैं। याद आ रहा है? संस्थाएं, DOS का काम, इन स्पेस का काम, याद आ रहा है? एक चार्ट याद आ रहा है, हमने बनाया था DOS कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन करके, एक बॉक्स में लिखा था, ये सबसे ऊपर लिखा था, याद है? सेम उसी में से है। सी दिस क्वेश्चन, नैनो यूरिया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हाल में डिस्कस हुआ है। 5G, 5G आई थिंक ICT तो सबका कंप्लीट हो चुका है। देन आंसर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होंगे?
1-2 में तो कोई डाउट नहीं है। 1-2 का मतलब ही है कि 5G बहुत हाई स्पीड है, ठीक है। थर्ड थर्ड के बारे में यू हैव रिटन वन थिंग इन क्लास, 5G टेस्ट बेड, याद है? 5G टेस्ट बेड, इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन इंडिया। अभी इंडिया में क्या है कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है कम्युनिकेशन सर्विसेज में, 5G 6G, इसकी जितनी टेक्नोलॉजी टेस्ट है और वैलिडेशन है, हम फॉरेन के इक्विपमेंट से करते हैं। इसीलिए टेस्टिंग से लेके एप्लीकेशन तक साइबर रिस्क का है चैलेंजेस, क्लियर। इसीलिए टेक्नोलॉजीज के लॉन्च में इंडिया इज वर्किंग कि हम इंडिजिनाइजेशन लाए, स्वदेशीकरण लाए। और इसीलिए लाइक वी हैव डिस्कस इन 6G कि भारत 6G अलायंस इज अनाउंस्ड, ठीक है। भारत 6G अलायंस में क्या किया गया है कि हम इंडिजिनाइजेशन को लाएं, और ऐसा करने में समय लगेगा, इसलिए विंडो रखा गया है 2030 का, कि 2030 तक हम 6G को लेकर आए, ठीक है। ये उसी एक वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट। See this question. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, गुड। ब्लॉकचेन याद है? परमिशन और परमिशन लेस। परमिशन लेस इज क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन की शुरुआत क्रिप्टो करेंसी से हुई है, बट अगर हमने टॉप अथॉरिटी को परमिशन कर दिया तो ब्लॉकचेन का यूज हम हर एक सेक्टर्स में कर सकते हैं, ठीक है। ये OLED और QLED, इस क्वेश्चन को पढ़ने हैं। रीड दिस क्वेश्चन। टिक मार्क दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में करंट भी है, क्वांटम एलईडी रिलेटेड भी है। सी, ऑर्गेनिक डिस्प्लेस uses pixel items which emits its own light allowing perfect black and high contrast ratio। ये तो सिंपल है, ठीक है। ये तो यूज होता है OLED में। QLED का जो कॉन्सेप्ट है, रिकॉल क्वांटम डॉट में हमने क्या डिस्कशन किया था कि क्वांटम डॉट नैनो पार्टिकल ऑल्सो फाइंड इट्स रिलेवेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। कैसे? emit pure colors when illuminated by LED backlighting, but unlike OLED, it still requires a separate backlight, ठीक है। क्वांटम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम LED में, ठीक है। बहुत सारे कलर्स जनरेट होंगे। माइक्रो LED डिस्प्लेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है दैट ऑफर्स हाई ब्राइटनेस एंड ऑल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टिक कर लेने हैं, ये इंफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 51 AI तो अभी हुआ नहीं है। AI ओके, AI क्या लग रहा है? अगर ये नहीं भी हुआ है तो सिंपल भी यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। वो सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हैं जिससे क्या है कि अगर नहीं भी है आइडिया, जनरल आइडिया से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है 52 में? 52 किसका किसका सही हुआ?
Who will make it correct? 52. नहीं बनाया। हाँ, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ये जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार से रिलेटेड है, ठीक है। यूज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर डीबीटी, ठीक तो है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये डिजी लॉकर को यूज ही करते हैं डॉक्यूमेंट ये सब रखने में, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये जन आधार, जनधन, आधार, यही है ये, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि ये सब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी बन जाएगा, ठीक है। हाँ, उसी से, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सी, ये भी जैसे क्वेश्चन है, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टेक्निकल थिंग्स को जनरल प्रेजेंट किया गया है। जैसे C53 क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन 53। क्योंकि ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सी, ओवर द नेक्स्ट डिकेड India's IT industry is expected to be driven primarily by digital technologies such as cloud computing, AI, data analytics, rather than traditional outsourcing services. याद है हमने क्या बताया था कि रिकॉल 1980s के बाद पूरी तरह कॉन्सेप्ट बदल गया। क्या बदल गया? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर के काम इतने बढ़ने लगे तो डेवलप कंट्रीज स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग, अपने काम को दूसरे बाहर कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन में लाने लगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, दिस ऑल कंपनी स्टार्टेड विथ आउटसोर्सिंग पॉलिसी ऑफ यूएसए, ठीक है। वो वहां से वर्क को ले आके इंडिया में करने लगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। बट अब क्या है, एआई के आने से इंटायर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज एट चैलेंज, फेसिंग सीरियस चैलेंजेस। यू माइट हैव कम आउट विद, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज नाउ विल हैव अ कट, मेनी लेऑफ्स आर गोइंग इन वेरियस कंपनीज। ये सब न्यूज क्यों आ रही है? क्योंकि एआई के आने से पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही ट्रांसफॉर्म कर गया है, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉट इंडियन आईटी इंडस्ट्री, एवरीवेयर। अब एआई के आने से अब ये कॉन्सेप्ट इस पे वर्क ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सेकंड, ये तो है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। सी, एज द डिमांड इन इमर्जिंग डोमेन डज नॉट मैच द सप्लाई फ्रॉम ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एजुकेशन। सी, अब क्या है, एज यू नो आईटी सेक्टर में कोई भी काम कर सकता है, एनी ब्रांच इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, anyone just having the knowledge of language can work in IT industry, ठीक है। लेकिन अब IT इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। अब केवल लैंग्वेज से IT इंडस्ट्री में काम करना अब चैलेंजिंग क्यों हो जाएगा? बिकॉज AI, डेटा एनालिटिक्स नीड स्पेशलाइजेशन। अब AI के लिए क्या नॉलेज होने चाहिए? LLM का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, जनरेटिव एआई का। इसलिए आईटी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है। स्टेटमेंट 3, नेट न्यूट्रलिटी हमने क्या बताया था? नेट न्यूट्रलिटी याद है? नेट न्यूट्रलिटी नहीं हो गया होगा, आईटी तो हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। हाँ, आईसीटी का ही पार्ट है। नेट न्यूट्रलिटी आईसीटी में सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया है। क्या है नेट न्यूट्रलिटी? नेट निरपेक्षता।
क्या था? नेट न्यूट्रलिटी को याद करने हैं। क्या बताया था हमने कि आईटी सेक्टर के एडवांसमेंट से बहुत सारी सर्विसेज आने लगी। अब एक एग्जांपल लिया था हमने, यू कैन रिकॉल, कि इफ एंटायर सोशल नेटवर्किंग साइट्स विल बी रिमूव्ड, वेदर यू विल गो फॉर रिचार्जेस। याद आ रहा है एग्जांपल? पूछा था हमने, याद आ गया? क्या है नेट न्यूट्रलिटी? फ्री नहीं करना है, मतलब चार्ज भी करना है। अगर फ्री कर देंगे तो जो सर्विसेज दे नहीं पाएंगे लोगों को। और क्या था? अभी भी कुछ मिसिंग है। क्या बताया था हमने कि जब आईसीटी सेक्टर एडवांस होने लगा, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस आने लगे, मैसेजिंग ऐप आने लगे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे। अब जब जुड़ने लगे तो सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज कंपनीज क्लेम्ड कि हमारे चलते ही आईसीटी की ट्रैफिक बढ़ी है, सो वी विल कम आउट विथ स्पेशल प्रोग्राम्स टू चार्ज डिफरेंटली। USA reacted to this stance and USA called net is neutral. अब याद आया? And USA defined data must be treated equally for all. किसी तरह की प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स किसी भी हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट पे किसी को प्रोवाइड नहीं करनी है। डेटा की स्पीड और डेटा का रेट फिक्स होगा, और ये केवल फिक्स कौन करेगा? गवर्नमेंट। क्लियर? ये यूएसए का स्टैंड था। यूएसए के इस स्टैंड को हम कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। इंडिया ने भी गाइडलाइन रिलीज करके यूएसए को सपोर्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज ने किया, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इसे सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण नेट न्यूट्रलिटी का विवाद कुछ समय पे फिर से शुरू होता है। ठीक है, वही है ये प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। अलाउज आईएसपी टू नहीं, नॉट अलाउज, इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, नॉट अलाउज। इंडिया में गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है? नहीं, इंडिया में किसी भी तरह की रेट फिक्स्ड बाय ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी रेट, क्या स्पीड होगी, क्या रिचार्जेस होगी, कितना लिमिट होगा, ये सब कुछ इंडिया में ट्राई डिसाइड करती है। एग्जैक्टली यूएस में भी ऐसा है। मतलब गवर्नमेंट के पास स्पेक्ट्रम से लेके पूरी अथॉरिटी है डेटा की टैरिफ की। कंपनीज चाहती थी ये अथॉरिटी लेने की, कुछ कंट्रीज ने ये अथॉरिटी कंपनीज को दे दी है। इसके अगेंस्ट कंपनीज वहां अलग अलग बेनिफिट्स भी दे रही है। जैसे कुछ कंट्रीज है जहां गूगल ने लॉन्च किया कि हम ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, आप हमें टैरिफ का एक्सेस दे दीजिए, तो कुछ देश ने दे दिया। इसीलिए नेट न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल यूएस ने प्रपोज किया था, इस पे पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। दैट इज व्हाई टाइम एंड अगेन दिस डिस्प्यूट ग्रोस। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन। क्या लग रहा है इस पे? ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा है स्पेक्ट्रम एलोकेशन, याद है? डिस्कशन करने के बाद भी नहीं याद है? स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या बताया था हमने? सी, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, इससे हमें टेली कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब तक का ये पूरा काम किसने किया इंडिया में? इसरो ने। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम सोवरेन एसेट मानते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फ्रीक्वेंसी को दे दिया ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एक कॉन्सेप्ट है कि ट्राई के पास ये पूरी फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है। अब ट्राई को ये फ्रीक्वेंसी कंपनीज को देनी है, सर्विस प्रोवाइडर्स को देनी है। तो अब ट्राई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इस फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इंटरनेशनली एक कॉन्सेप्ट है कि अथॉरिटी फ्रीक्वेंसी का ऑक्शन करती है और हाईएस्ट बिडर को फ्रीक्वेंसी दे देती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रेंड है, ठीक है। इस ऑक्शनिंग से क्या होता है? ऑक्शनिंग ऐसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल F/4 का एक रेट फिक्स हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है, VI है, BSNL है, सब ने एक रेट फिक्स हो गया, जिसने हाई रेट दिया उसे एलोकेट हो गया। ये इंटरनेशनल ट्रेंड था। इस ट्रेंड से गवर्नमेंट को अधिक से अधिक रेवेन्यू आती है। ये ट्रेंड 2G से शुरू हुआ है, ठीक है। इंडिया में पहली बार जब 2G सर्विसेज आई, सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट 2G स्कैम, 2G घोटाला सुना है। तब के टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्या किया? कंपनीज को बुलाया और मिनिस्ट्री से ही एलोकेट कर दी, ठीक है। बहुत बड़ा स्कैम था ये, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ऐसा करने से, CAG की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में CAG ने बताया कि ऐसा करने से 1.73 लाख करोड़ का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिस्टर के इस स्टेप से हुआ है। मिनिस्टर ने बताया कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया है। जो कंपनी पहले आई हमने अलॉटमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इंटरनेशनल ट्रेंड को ऑक्शनिंग करके फॉलो करेंगे। अब क्या है कि ये कंपनीज ने स्पेक्ट्रम ले लिया। अब अगर टेलीकॉम बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज नाउ हैव बिकम VI। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये वोडाफोन ने लिया था, ये आइडिया ने लिया था, ठीक है। दोनों के पास स्पेक्ट्रम बहुत अधिक हो गए थे, लेकिन दोनों का बिजनेस उस तरह से प्रॉफिट नहीं दे रहा था, दोनों लॉस में जा रही थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉमन हो जाएगी, तो हम इंडिया के सबसे बड़े कंपनी एयरटेल को कंपीट कर पाएंगे। तो ये कंपनी का अपना इंटरनल है, बट पूरी ऑथोरिटी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। ये डिस्कशन हम लोगों ने क्लास में किया था। And you have written also कि one of the largest ever telecom spectrum, India have recently rolled out 5G services in 3 of the band, LFB, MFB and HFB। याद है? ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग C is correct, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है। C तो ठीक है, ऑक्शन से करेंगे तो ट्रांसपेरेंट भी होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और स्पेक्ट्रम की जो पॉलिसी है, अनयूज स्पेक्ट्रम कंपनीज को सेल कर देते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट ने उपलब्ध करा दी, उसे हमने ऑक्शन कर दिया, ठीक है। तो सी इज करेक्ट। मिसाइल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, दोनों का इंटरचेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। IGMDP, पृथ्वी सही है,
त्रिशूल, नाग, अग्नि, गलत। एयर टू एयर का नाम क्या है इंडिया में? वो आकाश, वो डिफेंस सिस्टम। कैन यू नेम इंडियाज एयर टू एयर मिसाइल? आकाश तो SAM है, सरफेस टू एयर। क्या है? अरे हाँ वो याद करने हैं, ऐसे ही याद होगा। दिमाग पे, हाँ दिमाग पे जोर डालना है। तो कोई से छोड़ा था हाँ, नया ट्रेंड भी है, हीट सीकिंग नहीं होती। और वो नया ट्रेंड भी है मिसाइल सिस्टम्स का। आई एम गिविंग अ हिंट, BVRAM। हाँ वेरी गुड, अस्त्रा। ठीक है, इंडिया का अस्त्रा, इजराइल से हमने लिया पाइथन एंड डर्बी। इसी तरह की मिसाइल्स को मिका और मेटोर राफेल में लगा के राफेल जेट्स में आया है। ठीक है, BMD सिस्टम सी। BMD सिस्टम क्या है? क्या है BMD सिस्टम? इंडिया के डिफेंस सिस्टम 2 टियर में है, एंडो, एक्सो। PAD एक्सो के लिए कि एंडो के लिए है? एंडो के लिए। ठीक है, याद है 0 to 30, 50 to 80, याद आ गया? 50 to 80 किसके लिए है? आकाश। 0 to 30 पृथ्वी। दैट इज वाई डॉक्टर कलाम मेड पृथ्वी विथ लो रेंजेस एंड हाई एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, S-400 में मिसाइल वो बैलिस्टिक नहीं, S-400 या एयर डिफेंस सिस्टम जो होती है, उसे क्यों रशिया ने क्लेम्ड किया है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड? बिकॉज उसमें हर तरह के वेपन्स हैं, नॉट ओनली मिसाइल, छोटे से लेके बड़े हर तरह के वेपन्स जो आने वाले थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सके लगे हुए हैं। क्लियर? ऑल टाइप ऑफ मिसाइल, बैलिस्टिक, क्रूज, जो भी है सब लगा हुआ है। नहीं, उसे एक्सो इंडो में नहीं लेंगे। एक्सो इंडो केवल बैलिस्टिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक के कॉन्सेप्ट में यह है कि जनरली जो कुछ होता है वो 100 के नीचे ही होता है। मींस सरफेस से लेके 100 किलोमीटर के नीचे तक ही बैलिस्टिक मिसाइल चलती है, और बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे अधिक ट्रेंड है, इसलिए मेनली बैलिस्टिक मिसाइल की फ्लाइट पाथ है 50 to 80। ठीक है, कुछ का है 0 to 30, तो हम उसे इंडो और एक्सो में कैटेगराइज करके मिसाइल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन S-400 जैसा सिस्टम क्या है? वो कहीं से भी आ रहा हो उसे डिस्ट्रॉय करने। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। क्या बताया था हमने? एक वर्ड में बताया था हमने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, याद रखने। कैसी टेक्नोलॉजी है ये? जो रडार को स्किप करे। ठीक है, सही हुआ था गलत? गलत कैसे हो गया? ये तो क्लास में डिटेल में डिस्कशन हुआ है। ओनली की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। UAV बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सही हुआ था, गुड। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये सब नोट्स में भी है। बायोलॉजिकल वेपन्स, ये करंट से था, बायोलॉजिकल वेपन कॉन्वेंशन से। टिक मार्क दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, इसीलिए हमने इसके ऑल करेक्ट दिए हैं, सो दैट इट विल बी इंफॉर्मेशन विथ यू। बायोलॉजिकल वेपन्स है जैसे, जिसे हम कहते हैं कि जो टॉक्सिन्स, पैथोजेंस यूज करके जो हम अधिक से अधिक
संख्या में फैलाने के लिए जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी पे एक कॉन्वेंशन हुई है, उसी से रिलेटेड। ऑल आर करेक्ट। केमिकल वेपन्स एंड केमिकल वेपन कॉन्वेंशन, ठीक है। टिक मार्क दिस वन ऑल्सो, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें ऐसा नहीं कि सर्टेन, बहुत सारे केमिकल्स की लिस्ट है, इसलिए ये वाला इसमें इनकरेक्ट है। सी 1 and 2। सी दिस वन 62। निर्भय क्या है? ऑल करेक्ट, ठीक है। नहीं, नहीं सही है। इंडिया के पास केवल यही आईसीबीएम है। सी आंसर इसमें क्या है? बी। नहीं, सेकंड इज करेक्ट, मेक इट करेक्ट आंसर। ओके, इंडिया की अग्नि 5 ही तो आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलेंस, यू हैव रिटन इन द नोट्स आल्सो। और अग्नि 5 के साथ ही MIRV का टेस्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मिशन दिव्यास्त्र। याद आ रहा है? ओके, सो मेक इट करेक्ट। 62 का आंसर होगा डी, ठीक है। और ये ठीक है, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत पृथ्वी मिसाइल से हुई थी। ये क्वेश्चन सिक्सटी थ्री सही हुआ या गलत? क्या हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी तो अभी भी कंप्लीट हुई है। क्या आंसर है 63 का? करेक्ट है या नहीं? सही बना था, वेरी गुड। सी दिस क्वेश्चन 64। ये सब क्वेश्चन टिक करने हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन वाले। 64 कौन कौन सा सही है? सिक्सटी फोर क्या लग रहा है? सी 1 2 3 आर करेक्ट, बट ऐसा कोई डिस्कशन कहीं हुआ है नैनो रोबोटिक जो ये काम करे? ठीक है, तो ऐसे कुछ इनकरेक्ट लाइन अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आते हैं, विच यू हैव नेवर स्टडीड, कोई आइडिया भी नहीं है लॉजिकली भी, इफ आइडिया इज नॉट गेटिंग डेवलप्ड, उसे ऐसे नहीं लेना है कि हो सकता है हमने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चलना है कि नैनो मटेरियल में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, हेल्थ एंड मेडिसिन, एनर्जी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है? नहीं, तो ऐसे डिस्कशंस को इस तरह से आउट करने हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट लिख देते हैं टू टेस्ट, कि जिसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो यहां 4 पे नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि हो सकता है, और ज्यादा सोचने से क्या होगा, वो बार बार सोचते सोचते कुछ गलत टिक कर देगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नैनो
मटेरियल के बारे में हमने बताया कि ऐसी कोई मैंडेटरी EIA नहीं है। नैनो मटेरियल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से गाइडलाइन जारी की है, ठीक है। तो ये थर्ड इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है। थ्री 66 अरे सही है, तीनों सही है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। डी। 67 ये करंट से दे हैव आस्क्ड। इसके दो पता थे मुझे, ग्रे ग्रुप का नहीं पता था। हाँ, ये इस तरह के जैसे हाइपोथेटिकल टर्म्स कभी कभी न्यूज़पेपर में यूज हो जाते हैं, कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट यूज करते हैं, उससे रिलेटेड। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। एथिकल कंसर्न है। सी दिस वन 68 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऑल आर करेक्ट वाले को रखते हैं, वो इंफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सी दिस वन। ऑल, ठीक है। इस क्वेश्चन को टिक करने हैं। इस क्वेश्चन में देर आर 2-3 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है। STM अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर माइक्रोस्कोप आल्सो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी AI तो कंप्लीट नहीं हुई है, बट सी दिस क्वेश्चन 70। सेकंड इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों है वो AI का डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग AI इज समथिंग विच कैन आउट परफॉर्म, ये मतलब है। 71 रोबोटिक्स किसका किसका कंप्लीट हो चुका है? मैंने सही कराया। अच्छा, गुड। अभी रोबोटिक्स इसके बाद, नैनो टेक्नोलॉजी के बाद विल स्टार्ट रोबोटिक्स, ठीक है। नहीं, अभी यहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन, अभी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सुपरविजन से ही चला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनकरेक्ट है। अगर ये नहीं होता तो वो करेक्ट था, ठीक है। सी। ये देखते हैं 72। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में फिर वही बात है, अगर नहीं भी आइडिया है देन यू कैन थिंक ऑन लॉजिकली ऑल्सो, ठीक है। जॉब कट हो रही है रोबोटिक्स से, ये वो। अगेन ये AI का क्वेश्चन है, ये भी उसी समय क्लियर होगा। ये भी जनरल क्वेश्चन है रोबोटिक्स का। AI के क्वेश्चन दैट विल बी डिस्कस्ड इन दैट आफ्टर कॉम्पिटिशन, अभी समझ नहीं आएगा। सी दिस वन 77। क्या लग रहा है? बी, ठीक है। थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये सेकंड स्टेज नहीं है ASWR। ASWR क्या है? थर्ड स्टेज।
इसका आंसर होगा 77 का बी। मैंने बी लगाया। बी होगा, ठीक है। AHWR इज द थर्ड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज इज FBR। मैंने सी लगा दिया सर। अच्छा, non-energy application of nuclear energy and related technologies. Consider the following statement. Non-energy application. करंट इंफॉर्मेशन से है ये 78, इसे टिक कर लेने हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन दिया है हमने, ताकि ये प्रीलिम्स के पहले व्हेन यू विल रिवाइज यू विल हैव दिस थिंग्स इन माइंड। ओके, 79 रेडिएशन इफेक्ट एंड इश्यूज रिलेटेड टू रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। डी ऑल करेक्ट, इसे भी टिक करने हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस हुआ है। एटी वन, डर्टी बॉम्ब इसको नहीं कहते, क्लियर। इसमें 1 is incorrect, okay, 2 and 3। failure of cooling system in a nuclear power plant can lead to overheating, ये ठीक है। event of disaster protection tablet, ये भी ठीक है, clear? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, टिक मार्क दिस क्वेश्चन। टिक मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 82, ठीक है। ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज गिवन फॉर इंफॉर्मेशन। बायोटेक्नोलॉजी तो अभी क्लियर नहीं है, इसे देखेंगे। क्रिस्पर कैस9, याद आ रहा है क्या था क्रिस्पर कैस9? जीन एडिटिंग टूल, ठीक है। जब बायोटेक्नोलॉजी होगी तब देखेंगे। सेम थिंग। आईपीआर भी अभी कंप्लीट नहीं है। टिक मार्क दिस क्वेश्चन 88। आज ये करंट पे डिस्कशन हुआ है। 88 क्वेश्चन नंबर। आज क्लास में डिस्कस हुआ है करंट में ये SCNT क्या है, अभी डिस्कशन हुआ है, क्लोनिंग से रिलेटेड था। उसी में हमने ये भी बता दिया है कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इज बैंड, ठीक है। और थेरापेटिक क्लोनिंग ये समझ आएगी या स्टेम सेल्स के लिए नहीं है, ठीक है। सो सी इज करेक्ट। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, एटी 89। रीड दिस वन, क्या लग रहा है? 89।
डी, ठीक है। ये तो करेक्ट है, बीटी कॉटन ये है, ठीक है। फिर जीईएसी भी एपेक्स बॉडी है, और ये तो है ही कि अगर हमने इस तरह से किया तो एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। 90, टिक मार्क 90, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम में, ठीक है। इसमें 1 2 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि नॉट लिमिटेड, ठीक है। ट्रीटिंग कैंसर स्टेम सेल से बर्न इंजरीज से लेके अलग अलग ट्रीटमेंट टेक्निक इज इवॉल्विंग, ठीक है। तो ये लिमिटेड नहीं है। 91, ये आईपीआर का एक क्वेश्चन है। रीड दिस क्वेश्चन 91 एंड टिक मार्क इज इंपॉर्टेंट। एक्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमने इंफॉर्मेशन के लिए दिए हैं। ऑल करेक्ट, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, ये है बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट इज रिलेटेड टू बायोफ्यूल। वन याद आ रहा है कुछ? बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज बेसिक, सेकेंड जनरेशन इज कॉल्ड एज एडवांस, ठीक है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम फूड क्रॉप, नहीं। Recall you have written also example MSW, municipal solid waste is also used. Okay. So one is incorrect. Rest all are correct. Okay. 93. Ocean thermal energy. Read this question. All are correct. ठीक है. 94. बी, ठीक है. ओनली बी, क्योंकि ग्रीन में तो सब आ जाएगा, एनवायरमेंट एंड ऑल. ओके. 95. वन एंड टू, ठीक है. सिंथेटिक बायोलॉजी समथिंग डिफरेंट दैट विल बी डिस्कसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, एआई से रिलेटेड नहीं है. 96 टिक मार्क. जितने भी एक्ट और पॉलिसीज के क्वेश्चन है टिक मार्क, ठीक है. वो क्वेश्चन हमने दिया ही है इंफॉर्मेशन के लिए, सो दैट इट विल बी विथ यू. कभी कभी एक्ट के क्वेश्चन पूछ देते हैं, मेनली ये क्वेश्चन मेंस के हैं, ठीक है. कभी कभी दे यूज टू आस्क. इसमें provides a roadmap strengthening India's IPR ecosystem. "96". What is the option? Correct option given? C.
नहीं नहीं, हाँ सी इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, $97। ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल 98। ठीक है, किसका? 98 का? बी 2 and 3, 1 तो करेक्ट है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, प्लेड अ की रोल, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। डी। मैंने डी लगाया था। सर जो होमो भाभा राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना में वही तो अंतरिक्ष सेना और तो निकल गया। नहीं, उस टाइम पे डॉक्टर भाभा, डॉक्टर साराभाई ऑल वर वर्किंग इन ऑल द सेक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी में भी, लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। डॉक्टर भाभा इज ऑल्सो हैविंग ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू स्पेस प्रोग्राम। हाँ, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, डी। ओके, 99 will be clear to you in biotechnology. Tick mark is also important question. 99. टू इनकरेक्ट है, 100% नहीं मैच देखते, केवल हम सैम्पलिंग की मैच देखते हैं। सो ऑप्शन इज सी। टिक मार्क 100 ऑल्सो। फ्यूल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैटरी से रिलेटेड। इसका तो डिस्कशन हम लोगों ने किया हाइड्रोजन में। ऑल आर करेक्ट। Okay. So accordingly, as many of you are not to appear in this year prelims, so do that work. Take the question paper year on year. जैसे 2025 का क्वेश्चन पेपर लेने हैं, ठीक है, डू द सेम थिंग। उस क्वेश्चन में हिस्ट्री के इस टॉपिक के क्वेश्चन, साइंस के इस टॉपिक के क्वेश्चन, और ऐसा करके 5 to 6 ईयर की पेपर की एनालिसिस खुद से करनी है। ठीक है, एंड रीच टू वन पॉइंट, कॉमन एरियाज पे आने हैं। व्हेन यू विल कम विद दिस, देयर विल बी क्रिस्टल क्लियर इनटू योर माइंड कि न्यूक्लियर एनर्जी से यही पूछते हैं प्रीलिम्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी से प्रीलिम्स में यही पूछते हैं। ठीक है, देन विथ PYQ you can upgrade your approach in preparation. ठीक है।